हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और आपने हर बारी देखा होगा कि किस प्रकार सही गलत के चक्कर में हम हमेशा ही पूरे टाइम हमारी पूरी सोसाइटी पड़ी रहती है, विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, गुड बैड, इन्हीं सारी चीजों में। तो इन सारी चीजों को, गुड बैड को, राइट और रॉन्ग को समझने का बहुत अच्छा तरीका डेवलपमेंट के रूप में हमें बताया कोलबर्ग ने। और इसी प्रकार हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो लेक्चर को आप देखने के लिए सीटेड 2026 नाम की प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको सारे लेक्चर्स एकदम सिलेबस ढंग से मिलेंगे। ऑलराइट, बिना किसी देर के शुरू करते हैं कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जहां पे कोलबर्ग ने ये हमें बताया कि हमारे नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है। तो देखो, कमिंग टू कोलबर्ग, बिफोर दैट ये चीज समझने की जरूरत है, पियाजे ने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं दिया था। रादर पियाजे सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। बट पियाजे का काम कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मोरालिटी वाज वेरी मच रिलेटेड टू और बहुत ज्यादा ही क्लोज एसोसिएशन में हमारे संज्ञान के साथ काम कर रहा था। तो जिस वजह से उन्होंने उनका ध्यान जो है संज्ञानात्मक विकास पे गया और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में खोजा। तो उनका जो काम, जहां तक जिन्होंने रिसर्च करके सारी थ्योरीज को डेवलप कर रखा था, उस सारी चीजों को पढ़ा कोलबर्ग ने। और कोलबर्ग ने पढ़ करके समझा कि मोरल डेवलपमेंट को और कैसे डेवलप किया जाता है। तो इनका काम, बेस्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम, ही इज नोन बेस्ट फॉर हिज वर्क ऑन मोरल डेवलपमेंट। सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए इनको जाना जाता है और इनका काम जीन पियाजे के काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। और इन्होंने जब डेवलपमेंट किया तो उन्होंने थ्योरीज में दो चीजें इंट्रोड्यूस की, मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग। रीजनिंग और डायलेमा। डायलेमा क्या था कि जब किसी सिचुएशन में आप फंसे रहते हैं, किसी सिचुएशन को आप किसी साइड को समझ रहे होते हैं कि डैमेज दोनों तरफ होने वाला है, अच्छा दोनों तरफ है तो बुरा भी दोनों तरफ है, तो मोरल डायलेमा तो है ही। और फिर उस डायलेमा से निकलने के लिए आप कौन सी साइड चुन रहे हैं, राइट थिंकिंग को, बियरिंग द रॉन्ग consequences, उसको हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। एज इन कि हमें चोरी करनी चाहिए या नहीं। तो वो चोरी नहीं करनी चाहिए एकदम सफेद है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, रीजनिंग। लेकिन चोरी करने के पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को समझ करके और फिर चुनना कि चोरी करना सही भी है या नहीं, वो डायलेमा है। डायलेमा से निकलने के लिए हमें क्या करना है, तो जो हम रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने किसी भी काम को, तुम्हें ये वीडियो आगे तक देखना है या नहीं, तो देख लेते हैं। 15 मिनट की वीडियो है, छोड़ो ना यार, ऐसे बहुत सारे 15 मिनट के वीडियोस पड़े हुए हैं। इस तरीके से जो तुम कह रहे हो अपने आप को, तो दिस इज व्हाट मोरल डायलेमा। लेकिन तुमने चुना कि नहीं, फाइनली मेरे को इसको देखना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कोलबर्ग के बारे में आपको सारा पता चल जाएगा, हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो 15 मिनट में अगर हमको कोलबर्ग समझ में आ जा रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है, पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो तुमने क्या किया कि मोरल रीजनिंग प्रोवाइड किया अपने इस काम के लिए कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। तो दिस इज मोरल रीजनिंग एंड मोरल डिलेमा। ये हमेशा होता है कि सुबह उठ के कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, तो तुम बैठ करके दिमाग में सोच रहे हो, यार आज कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा, पर बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, कल तो गए ही थे, आज छोड़ भी देंगे तो चलेगा, थोड़ा सा और सो लेते हैं। तो इस तरीके से डायलेमा और रीजनिंग में हम हमेशा फंसे रहते हैं और अपने आप को डायलेमा से निकालने के लिए जो रीजन हम देते हैं, दिस इज मोरल रीजनिंग। और इस मोरल रीजनिंग को, मोरल डायलेमा से निकलने के लिए हम मोरल रीजनिंग यूज कर रहे हैं। और इसी प्रकार इन्होंने, कोलबर्ग ने अपना पूरा वैरायटी ऑफ डायलेमा डिस्कवर किया, डिस्कस किया। और इस डायलेमा को बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे उम्र के लोगों में बांट दिया। और उन डायलेमास के जो आंसर मिले, उन आंसर से इन्होंने पूरा फॉर्मुलेट किया ये मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी। और उन सारे डायलेमास में हाइंस डायलेमा जो है, हिंज का डायलेमा, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। जिसमें ये था कि हाइंज जो है वो एक गरीब व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत मेहनत करता है, बच्चे भी हैं, अपना काम धाम कर रहा होता है। लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और उसको बचाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि यही एक दवा है जो आपको, जो आपकी पत्नी को बचा सकती है। तो वो जाता है, देखता है कि उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो बचा पाए अपनी बीवी को, लेकिन वो प्यार बहुत करता है, उसको मरते हुए देख भी नहीं सकता है। तो वो करे क्या, वो केमिस्ट के पास जाता है, वो कहता है कि आप मुझे दवाई दे दो, मैं आपको पैसे चुका दूंगा। पर केमिस्ट कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उस दवाई का एक सर्टेन कॉस्ट है, उसको तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वो दवाई नहीं देता है। अब जो हाइंज है वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए या चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना गलत बात है, सोसाइटी में ये गलत है, पर अगर चोरी नहीं करूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। और चोरी अगर कर लेता हूँ तो मत सॉरी, चोरी करना गलत बात है और अगर चोरी नहीं करता हूँ तो मेरी बीवी मर जाएगी। और चोरी नहीं करना, चोरी करना एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। अगर चोरी कर लेता हूँ तो सोसाइटी वाइज ये बहुत गलत हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने क्या किया, दवाई कैसे लेके आया हूँ।
तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। अब इसमें सही उत्तर आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि नहीं, हाइंज को चोरी कर लेना चाहिए क्योंकि ह्यूमन लाइफ अल्टीमेटली सबसे ऊपर है। बट क्या पता कि वो जो केमिस्ट है वो कह रहा हो कि नहीं, मैं ये दवाई नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी जो मेरे मास्टर हैं उनका ये कहना है कि मैंने फ्री में बहुत सारी दवाइयाँ बांट दी, अगर मैं फ्री में देते रहूंगा तो मैं तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर मैं नौकरी से निकाला गया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत है और एक डायलेमा में फंसे हुए हैं। तो एग्जैक्ट कोई एक उत्तर नहीं है, बल्कि आप जो चीज चुनोगे उसके लिए आप अपने आप को रैशनल दोगे कि हमने क्यों ये चुना है। तो व्हाट शुड हाइंज डू, शुड स्टील ड्रग और नॉट, यही है मोरल डायलेमा। और जिसको निकलने के लिए मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में हर लेवल के लोग ने हर तरीके का आंसर चुना। जैसे ही कि 3 लेवल इन्होंने बताया। सबसे पहला लेवल था हमारा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जहाँ पे स्कूल गोइंग छोटे बच्चे थे। कन्वेंशनल स्टेज जहाँ पे एडोलेसेंट्स थे, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जहाँ पे एडल्ट और उसके ऊपर के लोग थे। तो इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मोरालिटी के स्तर के अनुसार अलग अलग लेवल का आंसर चुना, और जिससे कि ये पूरे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का निर्माण हुआ। और सिर्फ हाइंस डायलेमा नहीं, ऐसे कई सारे डायलेमास को चुन करके ये प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस को बताया गया। अब इन सारे स्टेजेस के कुछ सब स्टेज भी हैं, जैसे कि देखो, प्री कन्वेंशनल में आता है हमारा ओबीडियंस, पनिशमेंट और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल में आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में आता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट। और लास्ट में आता है लास्ट स्टेज, दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। ये सारे हमारे 6 स्टेजेस हैं। एक एक करके हम सारे स्टेज को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, सॉरी अवस्था, जिसमें कि स्कूल गोइंग प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनकी मोरालिटी डिपेंडेंट होती है एल्डर्स, टीचर्स और उनके पीयर्स, उन सब पे, कि उनको चाहिए होता है ना अप्रूवल, कि हाँ मेरे टीचर ने बोला है, मेरी मैम ने बोला है, मेरे सर ने बोला है, मेरी मम्मी ने बोला है। तो ये सारी चीजें, इनकी मोरालिटी जो है वो डिपेंडेंट है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर कर रही है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर ये बात जा रही है। ये स्टेज फर्दर 2 भाग में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला है पनिशमेंट ओबीडियंस। पनिशमेंट ओबीडियंस कहने का मतलब क्या है कि बच्चे क्या करेंगे, वो हर काम करेंगे जिससे कि वो ये पनिशमेंट से भाग सके। मतलब क्या है इसका कहने का, कि हम बच्चे को कहते हैं ना कि वो फियर ऑफ पनिशमेंट जो है, जिसकी वजह से बच्चा ओबीडियंस शो करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दे डू थिंग्स विच हेल्प देम टू रिड्यूस देयर पनिशमेंट, और वो अथॉरिटी को पहचानते हैं कि इसमें इनमें से कौन अथॉरिटी है और किसके कहने पे मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, किसके नहीं। और आजकल के बच्चों में ये आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो अपना एकदम लिटरली जब फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं अपना शिकार ढूंढते हैं। उन्हें पता रहता है कि बुआ सबसे बड़ी है, इनकी बात कोई नहीं टालेगा, तो बुआ को ही खुश कर देते हैं कि भैया अब अगर कोई बदमाशी करेगा तो बुआ तो है ही, बचा लेंगी। एंड लिटरली लेजिट ये चीजें होती हैं, और आप देखना अपने घर के बच्चों में, ये नोटिस करना। तो बच्चा जो क्या है, पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंस शो कर रहा होता है कि तुम खाना खा लो, नहीं तो खेलने जाने के लिए बाहर नहीं मिलेगा। तो बच्चा क्या करेगा, खाना खाएगा। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके का एग्जाम्पल भी है हमारे पास जहाँ पे बच्चे ओबीडियंस शो करते हैं ताकि उनको पनिशमेंट कम मिले। फिर है हमारा दूसरा म्यूचुअल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, या फिर टिट फॉर टैट स्टेज। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को एक्सीडेंट और नोइंगली कोई चीज हो रहा है उसके बीच का अंतर नहीं पता है। वो जानबूझकर या हादसों में कोई ज्यादा फर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सेम चीज अगर हो रहा है, सेम अगर उनके साथ हुआ है तो दूसरे के साथ भी होना चाहिए। लेजिट दिस हैज हैपेंड कि आई वाज जस्ट वॉकिंग, टेकिंग अ ट्रे फुल ऑफ 6 कप्स इन द 6 कप ऑफ टी, 6 कप चाय लेकर के मैं चल रही थी और अचानक से पैर स्लिप हुआ, मुड़ गया पता नहीं, और आई जस्ट फेल डाउन, और सारे कप्स भी गिर गए, चाय भी बर्बाद हो गया। एंड नाउ दिस कजन ऑफ माइन, शी वाज वेरी हैप्पी दैट अब तो दीदी को पनिशमेंट मिलेगी। पर मुझे तो सबने पूछ लिया कि नहीं नहीं तुम ठीक हो कि नहीं, चाय गिर गया तुम्हें, चाय भी गिर गया, कांच भी फूट गया, गिर भी गई, और गर्म चाय था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम जली तो नहीं, ये सारी चीजें। शी वॉज वेरी कंफ्यूज, क्योंकि उसको याद था कि शी वॉज ग्राउंडेड फॉर अ वीक, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसकी मम्मी ने उसको ग्लास में दूध दिया और वो बार बार कहती थी उसे खेलने जाना है, खेलने जाना है, और वो ग्लास में दूध लेकर के इधर उधर मटक रही थी और ग्लास फूट गया। तो उसको उसकी मम्मी ने बहुत झाड़ सुनाई, पीटा भी, और उसके बाद उसको क्या किया, पनिशमेंट दे दिया कि नहीं अब तुमको एक वीक खेलने जाने नहीं मिलेगा जब तक तुमको ये तमीज नहीं हो जाती है कि तुमको कैसे क्या करना है।
तुमने दूध का ग्लास क्यों फोड़ा, ऐसे करके। तो उसको तो लग रहा था मुझसे 1 ग्लास फूटा है तो मुझे 1 वीक का पनिशमेंट मिला है, तो दीदी को इससे तो 6 कप्स टूटे हैं, तो इनको तो ज़्यादा दिन का पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं समझ में आई, उसको टिट फॉर टैट समझ में आया कि अगर मुझसे हुआ है तो दीदी को भी मिलेगा पनिशमेंट, ये वाली चीज़। ये वो इक्वल एक्सचेंज में बिलीव करते हैं। टिट फॉर टैट हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लो कि व्हाई एक बच्चा जो होता है वो क्या कहता है अपने स्कूल में टीचर को कि मैम इसने मेरी बुक फाड़ दी, मैम मैंने बुक नहीं फाड़ी, पहले इसने मेरे बुक पे लिखा था, मैम मैंने बुक पे नहीं लिखा था, मेरी गलती से चल गया था, और इसने भी तो मेरी कॉपी पे कल लिखा था, इसने मेरा लंच खाया था, तो इसने परसों मेरा लंच खाया था। इस तरीके की बातें जो बच्चे ना बैक में चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, वो बदला लेने की भावना पे उतर आते हैं। ये वो वाला स्टेज है। और इनको एक चीज की और एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा बिहेवियर किया है तो उनको चाहिए कि उनको गुड बॉय बोला जाए, गुड गर्ल बोला जाए, उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है अच्छे बिहेवियर के लिए। तो वो टिट फॉर टैट इंडिविजुअलिज्म और म्यूचुअल एक्सचेंज जो नाम ही है इसका, वो इसी वजह से इस स्टेज का नाम कुछ इस प्रकार का है। देन वी हैव कन्वेंशनल स्टेज जिसको रूढ़िगत नैतिकता कहते हैं। इसमें जनरली एडोलेसेंट्स आते हैं जो कि थोड़ा बहुत राइट और रॉन्ग समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन इनके भी जो राइट और रॉन्ग है वो सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेड है तो कर लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करते, क्योंकि ये फिर सब लोग डांटेंगे, सब लोग बोलेंगे, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। इसमें भी दो स्टेज है, एक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसमें बच्चा को गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का बहुत ही शौक होता है, जहाँ पे दे शो ऑफ देमसेल्फ एज गुड, पोलाइट, ओबीडिएंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और अपने दोस्तों के सामने तो वो है ही दुष्ट। तो होते हैं ना वो दुष्ट, हमारे फ्रेंड्स जो मम्मी पापा के सामने बहुत शांत होते हैं, पर हमें पता होता है कि वो कितने शांत है, तो दिस इज व्हाट शोइंग ऑफ एज गुड और समथिंग। बिहेवियर फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, पीयर के साथ, स्कूल में, सब चीज सब जगह अलग अलग होता है इनका। बट इनको हर जगह पे एक सोशल वो चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है गुड बॉय गुड गर्ल का। तो वो सारी चीजें उसी प्रकार करते हैं कि उन्हें कोई गुड बॉय गुड गर्ल बोले। एंड देन वी हैव सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, जहाँ पे रूल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अगर वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है तो उसको किया जाता है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। एनीथिंग बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स आर नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड और नॉट अप्रिशिएटेड, बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सिचुएशंस कोई भी हो बट रूल सेम रहना चाहिए, उनका रूल्स के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है। तो ये होते हैं सोशल सिस्टम वाले बच्चे जो कि सोसाइटी को सर्वोपरि रखते हैं और सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को। नाउ कमिंग टू पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जहां पे कि अब एडोलेसेंट से ऊपर हो चुके हैं, अब वो एडल्ट्स हो चुके हैं, जिनको गलत सही पता है, सोसाइटी के रूल्स भी पता है और उसको बच्चे एनालाइज भी कर पा रहे हैं। तुम एनालाइज कर सकते हो सोसाइटी के रूल्स को, क्या सही क्या गलत है चुन सकते हो। और जिसमें अगर तुम्हें पता चले कि कोई रूल जो है वो बेनोवेलेंस के लिए यूज होना चाहिए था, किसी की भलाई के लिए यूज होना चाहिए था, पर अगर वो भलाई नहीं रूल कर रहा है तो उसको तोड़ देना चाहिए। उसकी जगह दूसरा रूल हम इम्पोज कर सकते हैं या दूसरा रूल डेवलप कर सकते हैं। ये जो मोरालिटी है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर, सोसाइटी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करती है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। इसमें भी दो स्टेजेस हैं हमारा, सबसे पहला है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है ना, जिसमें कि लोगों को समझ आ रहा है कि रूल सही हैं गलत हैं, रूल्स फॉलो करने चाहिए, रिलीजियसली फॉलो करने चाहिए, लेकिन रूल्स जो है अनुबंधन की तरीके से यूज नहीं होना चाहिए। रूल्स अनुबंधन है, रूल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट है, नो डाउट इसमें, लेकिन अगर रूल्स जो है वो पर्सन के राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो रूल्स को तोड़ देना चाहिए और चेंज कर देना चाहिए। ट्रैफिक के नियम नहीं तोड़ने चाहिए, सही बात है, लेकिन जब हमारे पास गाड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दर्द से तड़प रहा हो, जिसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो, तो कोई ट्रैफिक हमें रोकना भी नहीं चाहिए। तो रूल्स जहां पे वॉयलेट करते हो पर्सन के राइट को, रूल्स को तोड़ना और चेंज करना बिल्कुल चाहिए। एंड देन वी हैव लास्ट स्टेज ऑफ दिस कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, यहाँ पे हर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, रेयरली लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं। और इस स्टेज का हिसाब किताब ये है कि दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी हद तक दे कैन गो फॉर हेल्पिंग
अदर्स। और इसमें इस स्टेज में लोग क्या फ़ील करते हैं कि एक तो यूनिवर्स है और हम सभी यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो सबकी भलाई होनी चाहिए, सबके साथ मिलके चलना चाहिए। वो जो साधु संत की सोच होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली सोच ये लोग रखते हैं। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी उम्र कम है तो हम एथिकल स्टेज में पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम धीरे 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 उम्र के अनुसार ही स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे। और आप भी अपने आप को आगे बढ़ाइए डेली बाइट्स की वेबसाइट के साथ, जहां पे आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट सेक्शन की सीरीज में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको दो टाइल मिलेगा। एक होगा हमारा सीटेट का, जिसमें कि आपको बहुत सारे मॉक मिलेंगे, एज वेल एज एक होगा हमारा सीटेट का टॉपिक वाइज मॉक, जहाँ पे कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपने आप को डेवलप करिए और मल्टीपल टाइम अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए। नाउ कमिंग टू अ रीकैप, क्विक रीकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ा, जिसमें कि दो सब स्टेजेस पढ़े, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओबीडियंस पनिशमेंट में क्या था कि पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए, कंसिक्वेंस के लिए हम अपने फोकस रखते हैं किस चीज पे, ओबीडियंस पे, आज्ञाकारिता हम शो करते हैं ताकि पनिशमेंट ना मिले। इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, जहाँ पे टिट फॉर टैट चल रहा है मेंटालिटी का, कि अगर किसी ने कुछ किया है तो हम भी उसको कुछ करेंगे, तो दैट इज टिट फॉर टैट मेंटालिटी। कन्वेंशनल स्टेज में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ रहा है गुड बॉय गुड गर्ल का एटीट्यूड, जो कि देख रहे हैं इंडिविजुअल का सोशल रोल बियॉन्ड सोसाइटी और समथिंग। उनको ये दिख रहा है कि भैया मेरा सोसाइटी में क्या रोल है, चाहे दोस्त कुछ भी बोलते हो उस समय चुप रहना है, बाद में दोस्तों के साथ पलटरगिरी करनी है, बट अभी के लिए चुप रहना है। ठीक है। देन वी हैव सोशल ऑर्डर एंड अथॉरिटी, जहाँ पे कि हाईएस्ट ऑर्डर माना जाता है रूल रेगुलेशन को, और हर कंडीशन में सोसाइटी के रूल को फॉलो करना चाहिए। ये बात इनको समझ आ रही होती है। देन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को समझ आने लगता है कि रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर रूल जो है वो परेशान कर रहा है लोगों को, सही तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है, जहाँ पे कि इन लोगों को ये लग रहा होता है कि जो रूल्स हैं वो ओबे करने चाहिए, लेकिन देयर इज समथिंग विच इज एबव लॉ एंड विच इज ह्यूमैनिटी, यूनिवर्स, और ये सारी तरीके की चीजों की सोच उनकी होती है। तो दिस वाज अबाउट ऑल फॉर द कोलबर्ग्स थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि एक यूनिवर्सल स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हर स्टेज में जस्टिस ही रहना चाहिए। स्टेजेस अकॉर्डिंग टू देयर एज है, और स्टेज को हम जंप नहीं कर सकते, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एवं ही बस जंप नहीं कर सकते, रादर हम सीक्वेंस वाइज ही एक के बाद एक जाते हैं। और यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं, सोसाइटी की, कल्चर की, लैंग्वेज की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रादर हमें बस इतने समझने की जरूरत है कि इसी प्रकार हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है और वैसे ही हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे इस थ्योरी के बारे में। अब बारी आती है क्रिटिसिज्म की। तो देखो, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरी है हमारा ये थ्योरी, ठीक है, जिसमें कल्चर हमारे इन्फ्लुएंस करता है थिंकिंग और मोरालिटी को। ये बात बोलना कोलबर्ग भूल गए, ये बात नहीं समझे वो। दूसरा, इन्होंने स्टेजेस बताए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टेजेस में मोरालिटी होती है। फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, हर फैमिली का सही गलत अलग होता है। किसी के लिए 7 बजे आ जाना, लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, अगर तुम बाहर हो तो 7 साढ़े 7 बजे तक तुम घर आ जाओगे। बट कहीं कहीं पे ये चीज फ्लेक्सिबल होती है और कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती है, रिजिड होते हैं। तो ये हर किसी का अलग अलग है। तो हम उसी अनुसार, किसी के घर जैसा भी सिचुएशन होगा उसी के अनुसार हम सोचते रहेंगे ना, कि अरे यार 7 बजे ही वापस आ जाना है, 7 बजे से तो शाम शुरू होती है, दिस इज सो एम्बारसिंग, ये वो। हम अलग तरीके से सोच सकते हैं, राइट। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस भी हमें सही गलत डिसाइड करने पे हेल्प करता है। अंडर एस्टिमेट कर दिया छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे भी हायर लेवल ऑफ मोरालिटी शो करते हैं। उनके दिमाग में नहीं होता है ये चीज कि उनके लिए क्या बहुत ज्यादा फायदेमंद है, नहीं। अगर उनको लगेगा कि किसी जानवर को तकलीफ पहुंच रही है तो वो उठा के घर ले आएंगे, कोई किसी को लंच अपना दे आएंगे, बिकॉज बच्चे करते हैं ऐसा। उनको लगेगा कि ये जो बेगर है, जो भीख मांग रहे हैं, उसको ज्यादा भूख लगी है, तो वो अपना लंच दे देंगे, क्योंकि वो अपने बारे में उस वक्त नहीं सोच रहे हैं कि वो दिन भर कैसे सरवाइव करेंगे। वो उस समय उस ये सोच रहे हैं कि इस बेगर को मुझसे ज्यादा भूख लगी है तो उसको दे देना चाहिए। तो बच्चों को इन्होंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और मोरल थॉट्स और बिहेवियर,
बहुत सारे होते हैं लोग जिनका मोरल थॉट और मोरल बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, लाइक सीईओज आर देयर, और नेता लोग होते हैं जिनका मोरल थॉट और मोरल बिहेवियर एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक जैसा नहीं सोचते, वो बोलते कुछ और है, टीचिंग कुछ और करते हैं, प्रीचिंग कुछ और करते हैं, इनका बिल्कुल अलग अलग चीज चल रहा होता है। देन एक और साइकोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, दैट इज ऑफ जेंडर बायसनेस। इन्होंने, कैरल गिलिगन ने बोला कि कहीं पे भी आपने इतने सारे डायलेमास बनाए, इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया अपने रिसर्च में, फीमेल्स तो कहीं थी ही नहीं। यस, यू हर्ड इट राइट। कोलबर्ग की थ्योरी में जो उनका सैंपल साइज था, जिन लोगों के साथ इन्होंने डायलेमास को शेयर किया था, उसमें कहीं कोई फीमेल नहीं थी। अगर फीमेल नहीं है तो लव और केयर का पर्सपेक्टिव इग्नोर हो गया है, क्योंकि फीमेल्स में थोड़ा सा लव और केयर का भावना होता है। तो हो सकता था कि अगर फीमेल भी इन्वॉल्व होती तो ये रिजल्ट जो आया, 3 स्टेज, वो 3 की जगह 5 स्टेज होता, या मे बी 2 स्टेज होता, या कुछ और सब स्टेजेस होते या नहीं होते। तो वो तो बिल्कुल इग्नोर हो गया। तो कैरल गिलिगन ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, और ये सीटेट में 2 बारी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। एंड लास्टली, डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर उम्र आपकी ज्यादा है तो आप ज्यादा सीख सकते हैं, आप ज्यादा सीखेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज रिलेटेड टू द फील्ड इज वे मोर सुपीरियर देन योर एज। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हो। ठीक है, तो डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और नॉलेज भी यहाँ पे मैटर करता है मोरालिटी के लिए। ऑलराइट, सो ये था हमारा सारा कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में। एंड लास्टली माइक्रो मोरल इश्यूज हैं, लाइक अगर बस में कोई खड़ा है, उसको सीट देना है नहीं देना है, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द पर्सन, और वो कैसे दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें माइक्रो मोरल इश्यूज में आती हैं। क्या पता कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ज्यादा तंदुरुस्त हो, लेकिन जो व्यक्ति यंग है उसके चोट लगी हो, तो वो बैठे हुए हैं, तो हम देख करके जज नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जजमेंटल और इश्यूज जो हैं, इस बारे में बात करी कि कोलबर्ग ने ये सारी चीजों को एकदम डिसमिस कर दिया। तो ये सारे उनके क्रिटिसिज्म थे कोलबर्ग की थ्योरी के। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। कौन 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 सी चीज उन्होंने नहीं करी थी? कन्वेंशनल स्टेज, अनकन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एंड प्री कन्वेंशनल स्टेज। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है, क्योंकि अनकन्वेंशनल जैसा कोई स्टेज नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है? करेक्टली मैच्ड पेयर हमें निकालना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने ही बड़े बड़े। ठीक है, करेक्टली मैच्ड पेयर है क्या? पनिशमेंट और ओबीडियंस का स्टेज है जिसमें कि लॉज फिक्स नहीं है और चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पनिशमेंट ओबीडियंस में क्या आ रहा है कि बच्चा ओबीडियंस शो कर रहा है ताकि वो पनिशमेंट से बच पाए। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल की स्टेज है जहां पे अप्रूवल चाहिए, अच्छा बन करके खुद को अप्रूवल कर देते हैं कि हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जहां पे इथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चूजन, लॉ एंड ऑर्डर में तो नहीं आता है, गलत हो गया। फिर है क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जहां पे कि फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड। समझ आ गया होगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या रहा हमारा? ऑप्शन 2, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जहां पे एक व्यक्ति अपने आप को सही प्रूव करवाता है बाय बिकमिंग नाइस टुवर्ड्स अदर्स। सो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज इज द सही आंसर। नाउ अगला सवाल क्या है कि एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन? इंटेंशन को इग्नोर कर रहे हैं, इंस्टेड वो क्या सोच रहे हैं? फियर ऑफ अथॉरिटी, नेगेटिव कंसिक्वेंस, इन सारी चीजों को सोच रहे हैं। तो ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं पनिशमेंट ओबीडियंस, जहां पे अथॉरिटी और नेगेटिव कंसिक्वेंस को वो ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओबीडियंस शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। अगला सवाल कहता है जी कि थ्योरी डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट सोसाइटल लॉ? अगर सोसाइटल लॉ के ऊपर भी जा करके हमें ह्यूमन राइट और जस्टिस के बारे में बात करना पड़े तो हमें करना चाहिए, बिकॉज यही एक सही तरीका है। सो दिस इज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिविजुअल रीजन दैट, इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति है जो तर्क दे रहे हैं कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसायंस। हमारे विवेक से जो स्वयं चुने गए सिद्धांत हैं वही सही होते हैं। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति कौन से स्टेज पर है? तो ये व्यक्ति चौथे स्टेज पर है, जब वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर कोलबर्ग। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू।
गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अंटिल देन, हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलते हैं जो टीचर एजुकेशन फील्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites for various teaching related examinations. God bless you.